नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आगे की सेक्शंस को पढ़ने से पहले हम ये जो सेक्शंस बच गई इस चैप्टर 6 में सेक्शन 96 से लेकर 103 तक इनकी बैकग्राउंड एक बारी हम जानने की कोशिश करेंगे और बैकग्राउंड में एक कहानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और ये कहानी एक एक्चुअल केस की कहानी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि ये केवल और केवल इतनी ही सेक्शन 96 से लेकर 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे, कोई भी लॉ आप पढ़ेंगे, हर लॉ में ये सेक्शन, ये कहानी एप्लीकेबल होगी। इसलिए मात्र एक कहानी मत समझना इसको, ये आपको इतना ज्ञान देने वाली है कि बहुत सारे कानून्स को आप पढ़ना सीख जाएंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो भी आप समझ जाएंगे क्योंकि कानून में इंटरप्रिटेशन का ही खेल होता है। दोस्तों, यहां पर इस कहानी में एक कैरेक्टर है मनोहर लाल। फिरोजपुर एक सिटी है पंजाब में, वहां ये एक बुक शॉप चलाते हैं। इनकी एक बुक की शॉप है और 1940 में एक कानून आया था। उस कानून का नाम था द पंजाब ट्रेड एम्प्लॉइज एक्ट 1940 और इस एक्ट की एक सेक्शन है सेक्शन 7 और उसकी सबसेक्शन 1 कहती है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट एवरी शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट shall remain closed one closed day। बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। इसका मतलब है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, पंजाब ट्रेड एम्प्लॉइज एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग, हर दुकान को, हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को 7 दिन में से एक दिन अपनी दुकान को बंद रखना होगा। ये इस लॉ की सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहती है। अब इसी की सेक्शन 2 थोड़ा सा एक छूट देती है दुकानदार को। ये कहती है द चॉइस ऑफ अ क्लोज डे। कौन से दिन को दुकानदार क्लोज डे मानेगा, बंद रखेगा अपनी दुकान, द चॉइस ऑफ अ क्लोज डे सेल रेस्ट विद द ऑक्यूपायर ऑफ अ शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। ये कौन डिसाइड करेगा कि दुकान हफ्ते में किस दिन बंद रहेगी? तो ये निश्चित करेगा वो दुकान का ऑक्यूपायर जो दुकान को चला रहा है। एंड शेल, अगेन एक और कंडीशन, बी इंटीमेटेड टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स। और ये बात जब वो डिसाइड कर लेगा कि मेरी दुकान हफ्ते में किस दिन बंद रहेगी, इस बात को वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को 2 महीने के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा और 2 महीने शुरू होंगे उस दिन से जिस दिन ये एक्ट फोर्स में आ जाएगा। तो यहां पर मनोहर लाल साहब ने क्या किया जी कि इन्होंने कहा कि मैं अपनी शॉप को फ्राइडे को बंद रखूंगा। एवरी फ्राइडे विल बी अ क्लोज डे। और ऐसा उन्होंने विद इन 2 months प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। अब दुकान चलती रही। एक दिन जो एस्टेब्लिशमेंट कमर्शियल कमिश्नर होते हैं वो इनकी दुकान पर आ गए फ्राइडे को, ये चेक करने कि इनकी दुकान बंद है या नहीं। इनकी दुकान खुली पाई गई और इनकी दुकान पर इनका बेटा काम करता हुआ पाया गया। ध्यान से सुन लीजिए, कौन पाया गया दुकान पर? बेटा दुकान पर काम करते हुए पाया गया। तो अब कमिश्नर साहब ने प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी। प्रोसिक्यूशन हुआ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजपुर साहब के सामने और इसके जो ये कंट्रावेंशन है इस रूल की, इस प्रोविजन की, इसके लिए पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 16 में। इसी एक्ट के सेक्शन 16 में पनिशमेंट दी गई और वो पनिशमेंट में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजंस की कंट्रावेंशन करेगा
तो पहली बार अगर अपराध किया उसने तो 25 रुपए का जुर्माना होगा, फाइन होगा फर्स्ट टाइम में। कितना? 25 रुपए मैक्सिमम फाइन है, फाइन मैक्सिमम 25 रुपए, 25 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। और अगर यही ऑफेंस उसने दूसरी बार किया तो फिर ये कितना हो सकता है? 100 रुपए तक जा सकता है। हर एक बार सब्सिक्वेंट ऑफेंस जब भी किया जाएगा अब 100 रुपए का जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है। जुर्माना कितना छोटा छोटा, और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। वो इसलिए जाता है दोस्तों कि जो ऑक्यूपायर है इस शॉप का, वो पहले एक बार ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका था इसी ऑफेंस के लिए कि एक और फ्राइडे पर उसकी दुकान खुली हुई मिली थी। तो जब इनका प्रोसिक्यूशन हुआ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजपुर साहब के सामने, तो इनके जो वकील साहब थे उन्होंने प्ली क्या ली? अब ये प्ली ले रहे हैं दूसरी बार के ऑफेंस में। जब इनका दूसरी बार ऑफेंस हुआ और दूसरी बार प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उस समय इन्होंने प्ली ली, और प्ली में हेल्प ली इन्होंने जो इस एक्ट का लॉन्ग टाइटल था, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के लिए, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली इस ऑब्जेक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं क्या कहता है। एन एक्ट टू लिमिट द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ शॉप असिस्टेंट एंड कमर्शियल एम्प्लॉइज and to make certain regulations concerning their holidays, wages and terms of services। तो एक्चुअल में इस एक्ट का उद्देश्य क्या था कि जो शॉप के असिस्टेंट हैं या कमर्शियल एम्प्लॉइज हैं, इनके वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए जाएं, इनकी वेजेस फिक्स कर दी जाए, इनकी टर्म्स फिक्स कर दी जाए, इनकी सर्विसेज की जो टर्म्स हैं वो फिक्स कर दी जाए। ये इस एक्ट का पर्पस था। तो इनके वकील साहब ने कोर्ट में प्ली ली कि देखिए ये जो एक्ट बनाया गया था, ये बनाया गया था शॉप असिस्टेंट या फिर कमर्शियल एम्प्लॉइज के लिए, और उन्हीं की वेजेस, उन्हीं का सारी चीजें जितनी भी यहां पर बताई जाएंगी वो एम्प्लॉइज के लिए हैं। बट मेरी जो शॉप चलाई जाती है वो या तो मैं चलाता हूं या मेरे फैमिली मेंबर चलाते हैं, और जिस फ्राइडे मेरी शॉप खुली हुई थी उस फ्राइडे भी मेरा बेटा ही इस शॉप को चला रहा था। मेरी शॉप में कोई भी एम्प्लॉई नहीं था। और क्योंकि ये कानून जब बनाया गया था तो केवल और केवल एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए बनाया गया था, और क्योंकि मेरी शॉप में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है तो ये एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसी प्ली इन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजपुर साहब के सामने रख दी। बात इतनी जेन्युइन थी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस एक्ट का लॉन्ग टाइटल, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट यही है कि एम्प्लॉइज का वेलफेयर किया जाए। और ये बात भी तय है, यहां पर मनोहर लाल के एडवोकेट ने ये डिस्प्यूट नहीं किया कि फ्राइडे को मेरी शॉप नहीं खुली हुई थी। उन्होंने एडमिट किया, हाँ मेरी शॉप फ्राइडे को खुली हुई थी, बट मेरी शॉप में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है जिनके वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाया गया, इसलिए यहां पर ये एक्ट मेरी दुकान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, और इसलिए दुकान हफ्ते में मेरी कभी भी बंद रखूं या खोलूं वो मेरी मर्जी है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय मेरे यहां पर है ही। ऐसी प्ली जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी गई तो फाइनली जजमेंट सुनाया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, और उन्होंने इनको कन्विक्ट कर दिया, और ये कहा कि क्योंकि पहले एक बार ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है, अब ये सब्सीक्वेंट कन्विक्शन हो रही है, तो अप टू 100 रुपीज की जो फाइन है हम वही लगाएंगे, और 100 रुपीज का फाइन मनोहर लाल के ऊपर इम्पोज कर दिया, और कहा कि अगर ये फाइन नहीं भरा तो फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी होगी 2 महीने की। अब इसकी है
पंजाब हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट में भी इनके वकील साहब ने यही प्ली ली, और प्ली से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट सेटिस्फाइड भी थे, बट फाइनली उन्होंने इनकी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन हाँ, एक सर्टिफिकेट दिया कि ये केस फिट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको सुने और इसकी इंटरप्रिटेशन करें कि ये सेक्शन 7 ऑफ द पंजाब ट्रेड एम्प्लॉइज एक्ट 1940 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का क्वेश्चन इन्होंने हाई कोर्ट के सामने उठाया था। अब ये मामला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां पर भी उन्होंने सेम प्ली ली और यही कहा कि सेक्शन 7 या ये एक्ट केवल और केवल उन पर एप्लीकेबल होता है, ऐसी शॉप्स और ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होता है जहां पर शॉप असिस्टेंट हैं या कमर्शियल एम्प्लॉइज हैं जो लॉन्ग टाइटल बताता है। यही इस एक्ट का पर्पस है। और जिन शॉप्स में कमर्शियल एम्प्लॉइज नहीं हैं उन शॉप पर ये एक्ट, द पंजाब ट्रेड एम्प्लॉइज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, और अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो इसमें मुझे सजा नहीं दी जा सकती। मैं अब शॉप को 7 दिन खोलूं, 2 दिन खोलूं या 1 दिन खोलूं, एक भी दिन ना खोलूं, ये मेरी मर्जी। अब यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और यही बातें आपको बहुत सारे लॉज में देखने को मिलेंगी, और यही बात लगभग लगभग कहीं ना कहीं सेक्शन 97 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से लेकर सेक्शन 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक भी एप्लीकेबल होगी। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी की है। एक सब्जेक्ट होता है स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। बट मेरी एडवाइस है कि हर लॉ के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एक्ट का पर्पस था वो एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए बनाया गया था, और ये भी बात हम आपकी मान लेते हैं कि उस दिन शॉप में आपका बेटा काम कर रहा था, और ये भी हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपकी शॉप में कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता है। लेकिन हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे कि ये एक्ट आपकी शॉप पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसका कारण ये दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों आपकी शॉप पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन हम आपको इंटरप्रिटेशन करने की परमिशन ही नहीं देते। आप इंटरप्रिटेशन तो जब करेंगे जब आपको इंटरप्रिटेशन की परमिशन होगी, और इंटरप्रिटेशन की परमिशन कब होती है? इंटरप्रिटेशन की परमिशन केवल और केवल जब होती है जब जो स्टैट्यूट में लैंग्वेज लिखी गई, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लैंग्वेज लिखी गई, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज लिखी गई वो लैंग्वेज एम्बिगुअस है, संदिग्धपूर्ण है, संदिग्ध भाषा है, और उससे कहीं ना कहीं एक से अधिक मीनिंग निकलते हो, देन इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता आती है। और इंटरप्रिटेशन करके ये जानना होता है कि यहां पर लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या रही, या जिन पार्टीज के बीच में ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया उन पार्टीज की इंटेंशन क्या रही थी। और उस इंटेंशन को जानने के बाद कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि वो इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करें, दूर करें, और एक्चुअल मीनिंग निकालकर इशू को डिसाइड करें। तो बेसिक पहली बात, सबसे फंडामेंटल बात इंटरप्रिटेशन की, कि इंटरप्रिटेशन की परमिशन होगी कब। ऐसा नहीं कि किसी भी मैटर में आप इंटरप्रिटेशन करने लग जाएंगे और देखने लग जाएंगे कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी इस डॉक्यूमेंट के पीछे, इस लाइन को लिखने के पीछे की पार्टीज की क्या इंटेंशन थी, उसमें आप डेल्व कर जाएंगे चाहकर। नो,
नो रिक्वायरमेंट टू गो इनटू डीप। कब? जब वो लैंग्वेज अपने आप में प्लेन है, क्लियर है, एक ही मीनिंग निकलता है और फैक्ट्स पर अप्लाई होती है। अगर मीनिंग में एम्बिग्यूटी है, लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, देन ही परमिशन मिलेगी आपको इंटरप्रिटेशन करने की, अदरवाइज परमिशन नहीं मिलेगी। और जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन के कई सारे रूल होते हैं, और सबसे बेसिक रूल है कि पहले आप उसी प्रोविजन को पूरा पढ़िए और देन जानने की कोशिश करिए कि इस वर्ड को लिखने के पीछे, इस फ्रेज को लिखने के पीछे, इस प्रोविजन को लिखने के पीछे लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, वो पार्टीज की इंटेंशन क्या है, उसी प्रोविजन से जानने की कोशिश करिए। और इस प्रोविजन से अगर मीनिंग ना निकल पाए, एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर और पार्टीज ना निकल पाए, देन आप दूसरे प्रोविजंस पर जाइए, बट इसी एक्ट के। और इन दूसरे प्रोविजंस में आप लॉन्ग टाइटल को भी शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग टाइटल की भी हेल्प ली जाती है इंटरप्रिटेशन में। तो उन्होंने लॉन्ग टाइटल की हेल्प लेकर इंटरप्रिटेशन कर दी और इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक करी। बट माने सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन की परमिशन आपको मिलेगी ही जब सेक्शन 7 और उसके सबसेक्शन 1 में जो लैंग्वेज लिखी गई है, यहां पर कोई एम्बिग्यूटी हो, इसका मीनिंग क्लियर ना हो, इससे एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक मीनिंग निकलते हों, देन ही आपको ऑब्जेक्ट पे जाने की परमिशन दी जाएगी, आपको इलस्ट्रेशंस पे जाने की परमिशन दी जाएगी, या एक्सप्लेनेशंस पे जाने की परमिशन, इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड और दूसरे रूल्स वो अप्लाई करने के लिए आपको परमिशन ही जब दी जाएगी जब यहां पर कोई एम्बिग्यूटी हो। और सेक्शन 96 से लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 103 तक कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी की बात की गई है। संदिग्ध पूर्ण लैंग्वेज लिखी गई है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उस संदिग्धता को दूर किया जा सकता है या दूर नहीं किया जा सकता? दूर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? तो यहां पर जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सेक्शन 7 की, तो यहां पर लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एक ही मीनिंग है कि आपको ध्यान रखना है, उन बातों को बचाकर रखना है कि इसके कंट्राडिक्टरी कहीं किसी दूसरे प्रोविजन में कुछ भी कहा गया हो तो फिर आप उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करना। अब इसके आगे जो मेन प्रोविजन है, सिंपल लिखा है एवरी शॉप और एवरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। एवरी, कहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एवरी के आगे कि इसमें ये शॉप होगी, वो नहीं होगी, ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी। क्लियर है, एक ही मीनिंग है। एवरी शॉप मींस एवरी शॉप, एवरी शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शेल रिमेन क्लोज्ड। शेल रिमेन क्लोज्ड, शेल है, बाउंड है, मे भी नहीं है। रिमेन क्लोज्ड, बंद रहेगी ऑन अ क्लोज डे, जो भी क्लोज डे होगा उस पर हर एक शॉप बंद रहेगी। अब माने सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वकील साहब आप हमें ये बताइए कि इस प्रोविजन में एम्बिग्यूटी कहां है, इस प्रोविजन से 2 मीनिंग कहां निकलते हैं, ये प्रोविजन कहां कहता है कि आप शॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं कि आपकी शॉप ऐसी है, किसी और की शॉप ऐसी है। एवरी शॉप बोला है उन्होंने। तो जब यहां लैंग्वेज क्लियर है तो आप इंटरप्रिटेशन बेशक आपने अच्छी करी, बट हम इंटरप्रिटेशन की परमिशन ही नहीं देंगे। अच्छी और बुरी और गलत और सही तो बाद में देखेंगे, बट आपको इंटरप्रिटेशन की परमिशन ही नहीं। ये फंडामेंटल रूल है इंटरप्रिटेशन का कि अगर लैंग्वेज प्लेन है किसी भी डॉक्यूमेंट की, स्टैट्यूट की, एक्ट की, लॉ की, तो उस प्रोविजन की, उस लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन नहीं की जाएगी। जो नॉर्मल, एकदम सिंपल, कॉमन, ऑर्डिनरी मीनिंग है इस लैंग्वेज का, वही मीनिंग निकाला जाएगा और वही लॉ है, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो इसके बैकग्राउंड में। इंटेंशन पर केवल और केवल जब जाएंगे जब कोई एम्बिग्यूटी होगी, 2 मीनिंग निकलते होंगे। तो ये बैकग्राउंड थी इस केस की। माने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करने की परमिशन इनको नहीं दी और कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात आई इस प्रोविजन की,
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, ये जो एक्ट बनाया गया है, ये चाहे वो एम्प्लॉय काम करता है दुकान में, चाहे आपका फैमिली मेंबर काम करता है, बट सोसाइटी का मेंबर है वो। और हर सोसाइटी के मेंबर की हेल्थ, उसके वेलफेयर का ध्यान रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो आप भी एक लिमिटेड आवर्स से ज्यादा काम करेंगे तो आप पर भी ये लॉ लागू होता है। आपकी भी हेल्थ को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तो आप ये मत कहिए कि आपके शॉप में कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा था। आप भी अगर काम कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम के बाद आपको काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी का क्रक्स आप समझ गए होंगे कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, कब इंटरप्रिटेशन की परमिशन मिलेगी, कब इंटरप्रिटेशन की परमिशन नहीं मिलेगी। अब एम्बिग्यूटी की बात होती है तो एम्बिग्यूटी दो प्रकार की होती है। एक एम्बिग्यूटी होती है पेटेंट एम्बिग्यूटी और एक होती है लेटेंट एम्बिग्यूटी। और पेटेंट एम्बिग्यूटी मेक्स अ डॉक्यूमेंट यूजलेस। अगर किसी डॉक्यूमेंट में पेटेंट एम्बिग्यूटी है तो अब उस डॉक्यूमेंट का कोई यूज नहीं हो सकता, वो डॉक्यूमेंट बेकार है। अगर हाँ एम्बिग्यूटी लेटेंट है तो उस लेटेंट एम्बिग्यूटी को इंटरप्रिटेशन करके रिमूव किया जा सकता है एंड देन इस प्रोविजन का, इस डॉक्यूमेंट का, इस सेंटेंस का, इस लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। तो सेक्शन 97 जो बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो कहती है फंडामेंटल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, सेक्शन 94 पढ़ी, सेक्शन 95 पढ़ी, और ये दोनों सेक्शन जोड़ देती हैं कि अगर पार्टीज कोई ट्रांजैक्शन करें तो वो राइटिंग में होनी चाहिए। नो डाउट कि राइटिंग हमेशा बैड फेथ और बैड मेमोरी के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी है। आप ये सेंटेंस अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एक लैटिन फ्रेज के दो वर्ड मैं आपको बताता हूं, लिटेरा स्क्रिप्टा, ये मैंने एक सेक्शन में यूज किया था। इट मींस रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट बैड फेथ और बैड मेमोरी। जो बेईमानी है या मेमोरी को, जो गंदी मेमोरी होती है, गंदी याददाश्त होती है कि भूल सकते हैं, बेईमानी ना हो, भूलने के बाद कोई कुछ और ना कह दे, इस बात को सिक्योर करने के लिए राइटिंग एक अपने आप में अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और ट्रांजैक्शन को जब तक हो सके इन राइटिंग करने की कोशिश की जाए, ऐसा सेक्शन 94 एंड 95 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 91 एंड 92 इंडियन एविडेंस एक्ट की इंटेंशन है। बट एक और बात, बहुत सारे ज्यूरिस्ट ये कहते हैं, और इस बात को आप भी मानेंगे और मैं भी मानता हूं, कि जब आप अपनी इंटेंशन को डॉक्यूमेंट पर लिखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पर लिखने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए। अब जैसे ही वर्ड्स की बात आएगी तो इट मींस आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब लैंग्वेज का यूज अगर परफेक्ट नहीं आता है, उस ट्रांजैक्शन के लिए जो इंटेंशन आपकी है, जो कहना चाहते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपके पास नहीं है, तो आप फिर अपनी मर्जी से कुछ वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपने वर्ड्स को एक बार कागज पर लिख दिया तो अब इस सेंटेंस को पढ़ने से पढ़ने वाले के माइंड में क्या मीनिंग निकल रहा है, जरूरी नहीं है कि ये मीनिंग वही निकले जो आपके माइंड में था। अब डिपेंड करेगा कि पढ़ने वाला इस लैंग्वेज को किस तरीके से समझ रहा है। अब इस लैंग्वेज को नॉट ओनली समझ रहा है, बल्कि कभी कभी जेन्युइनली प्रैक्टिकली कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं लैंग्वेज में जो उस लैंग्वेज को एम्बिगुअस बना देती है, संदिग्धपूर्ण बना देती है। तो कुछ एम्बिग्यूटी ऐसी होती हैं
जिनको रिमूव किया जा सकता है, बट कुछ एम्बिग्युइटी ऐसी होती हैं कि अगर आपने उनको रिमूव करने की कोशिश की तो अपने आप में एक नई ट्रांजैक्शन हो जाती है, अपने आप में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कभी भी कोर्ट या कोई भी एजेंसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो जो एग्रीमेंट है इसकी जगह आप कोई नया ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलेगा कि ए कहता है बी को कि मैं अपना घोड़ा आपको बेच रहा हूं, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में इस घोड़े की जो कंसीडरेशन सेल कंसीडरेशन रखा जाता है उसमें लिख दिया जाता है 1,000 रुपए या 1,500 रुपए में मैं इस घोड़े को आपको बेचता हूं। अब यहां पर जो वैल्यू है घोड़े की, यहां पर दो आ गई, 1,000 आ गई या 1,500। अब क्या दोनों में से आप कोई एक रख सकते हैं? आप 1,000 रख सकते हैं, 1,500 रख सकते हैं। अब आप नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल इंटेंशन 1,000 की थी या 1,500 की थी। सिमिलरली अगर कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और वो खाली है, अभी भी खाली है, जब कोर्ट के सामने गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस खाली प्लेस में क्या आना चाहिए था? इसमें अगर आपने ए लिखा तो मीनिंग कुछ और निकलेगा, बी लिख दिया कुछ और निकलेगा, सी लिख दिया कुछ और निकलेगा। इसलिए कुछ ये इस टाइप की कुछ एम्बिग्युइटी है कि अगर इनको आपने रिमूव करके कुछ फिक्स करने की कोशिश की तो वो एग्रीमेंट ही चेंज हो जाता है, एक नया ही एग्रीमेंट बन जाता है, नया कंसीडरेशन, नया एग्रीमेंट। तो कुछ ऐसी एम्बिग्युइटी जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता पेटेंट एम्बिग्युइटी कहलाती है, एंड पेटेंट एम्बिग्युइटी मेक्स द डॉक्यूमेंट यूजलेस, बट लेटेंट ambiguity does not make any document useless, but it may be cured with the help of interpretation. तो दोस्तों सेक्शन 96 से हम शुरू करेंगे और यही बैकग्राउंड रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बैकग्राउंड से अब आप समझ गए होंगे कि हम आगे इन सेक्शंस में क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपने कुछ आज नया सीखा होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेक्शन 96 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।